morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and today I am here with you with the fifth lesson of your science book, Materials of Daily Use. तो बच्चों, इससे पहले आप 1 to लेसन 4 कंप्लीट कर चुके होंगे और इनका फेयर नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। आज मैं आप लोग को लेसन 5 पढ़ाऊँगा, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग वैसे मटेरियल्स के विषय में जिसका हम डेली यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो इन तीनों चीज़ों के विषय में हम लोग इसमें मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले आइए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। There are different things in our surrounding. These things have different shapes and size. For example, if you're in your classroom, you will see bags, bottles, books, fan, lights, students and other things. देखो बच्चों, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। सभी के जो शेप्स हैं, साइज़ हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने क्लासरूम में देखते होंगे बैग, बोतल, बुक्स, फैन, लाइट, स्टूडेंट्स और भी कई सारी चीज़ें देखते हो। क्या वे सेम दिखाई देते हैं? जी नहीं, वे सभी एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। किसी का शेप छोटा होता है तो किसी का शेप बड़ा होता है ना। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो यू कैन सी curtains, beds, chair, clothes, etc. in your bedroom. The things that exist naturally are called natural things, while those made by men are called man-made things. Natural things can be either living or non-living. It means बच्चों कि आप अपने बेडरूम में देखते हैं कर्टेंस, बेड्स, चेयर्स, क्लॉथ्स, ये सभी चीज़ें देखते हैं। तो प्रकृति में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, उसे कहा जाता है नेचुरल थिंग्स। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के द्वारा ईजाद की गई हैं, हम मानवों के द्वारा बनाई गई है, उन्हें कहा जाता है मैन मेड थिंग। और नेचुरल अकरिंग थिंग्स जो होते हैं, नेचुरल थिंग्स, ये या तो लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। अगर लिविंग की बात की जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स, मैन बींग्स, ये सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। वहीं स्टोन, ये जो कि नेचर में पाया जाता है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन, सैंड, सॉइल, डेजर्ट और एट्सेट्रा। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पदार्थों का वर्गीकरण। तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज लाइक साइज, कलर, शेप, देयर यूज, etc. तो वस्तुओं को क्लासिफाई किया जाता है उनके गुणों के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, कलर के आधार पर, शेप के आधार पर और उनके यूज़ के आधार पर। ओके, प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं को एक साथ रखने का जो विधि है उसे ही कहा जाता है ग्रुपिंग। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वह विधि जिसमें पदार्थों को एक ग्रुप में रखा जाता है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ। द वस्तुओं का जो क्लासिफिकेशन है, वस्तुओं का जो वर्गीकरण है, इसे वे किस पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं इसके आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज़ सेवरल एडवांटेज। मतलब ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लाभ हैं। ओके, सबसे पहला है इट हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। यह लोगों को हेल्प करता है चीज़ों को पहचानने में। दूसरा है इट हेल्प्स इन sorting ऑब्जेक्ट thus preventing them from getting mixed up। यह क्या करता है कि वस्तुओं को एक ही प्रकार में ग्रुप करता है, जिससे क्या होता है कि वे दूसरे वस्तुओं के साथ आसानी से मिक्स ना हो जाएं, वे अलग अलग रहे और उन्हें यूज़ भी किया जा सके। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स।
It is because of classification that you can locate a book you need in your school library. बच्चों क्या होता है कि ग्रुपिंग के द्वारा, क्लासिफिकेशन के द्वारा चीज़ों को लोकेट करना आसान हो जाता है। जैसे स्कूल के लाइब्रेरी में अगर आपको मैथ की बुक चाहिए तो फिर आप उस मैथ वाले सेक्शन में जाते हैं और मैथ की बुक तुरंत निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्लास सर्च करते हैं, किस क्लास का मैथ बुक हमें सर्च करना है। तो आप जैसे क्लास 6 का मैथ बुक सर्च करना है तो आप क्लास 6 वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर सेक्शन को देखेंगे मैथ डिपार्टमेंट मैथ सेक्शन को, तो उसमें से आप आसान कर लेंगे। अगर वही सारे बुक सारे क्लास के एक साथ मिक्स हो और आपको कहा जाए कि क्लास 6 का एक मैथ का या साइंस का बुक आपको कहा जाए ढूंढने के लिए, तो आई थिंक आपको घंटों लग सकते हैं। ओके, इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मीनिंगफुल। इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन आसानी से हो सकता है और होता है और मीनिंगफुल तरीके से होता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी अमंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यह हमें क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है चीज़ों को उनके सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर समझने में, के विषय में जानने में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो किससे बनी हुई होती हैं। ओके, तो सम ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड इन द स्कूल आर टेबल, चेयर एंड डेस्क। ये सभी चीज़ें आप अपने स्कूल में इर्द गिर्द देखते होंगे, टेबल, चेयर एंड डेस्क। दे ऑल आर मेड ऑफ वुड। ये सभी किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं। वुड इज ए मटेरियल। यहाँ पर चीज़ें वस्तुएं जिससे बनी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? मटेरियल। ओके, ऑब्जेक्ट्स लाइक बोतल, पेन एंड पेंसिल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। बोतल और पेंसिल किससे बनी हुई होती हैं? प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक इज अनदर काइंड ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक एक अलग प्रकार का मटेरियल है। ओके बच्चों, दस ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो वस्तुओं को वे किससे बने हुए हैं इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक पदार्थ कई सारे मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अ बाउल में बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल। एक बाउल जो है वह ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है और मेटल से भी बन सकता है। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। और कुछ अलग अलग पदार्थ के अलग अलग टाइप के जो पदार्थ होते हैं वह एक ही प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। जैसे प्लास्टिक इज यूज टू मेक टॉय। टॉय प्लास्टिक से बनता है। बकेट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लेट जो है वो भी प्लास्टिक से बनता है। मग भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। बैग्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई होती है और कभी कभी बहुत सारी वस्तुएं एक ही वस्तु अलग अलग प्रकार की मटेरियल से बनी हुई होती हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल। फॉर एग्जांपल अ विंडो ऑफ अ हाउस कैन बी मेड ऑफ ग्लास, वुड एंड मेटल। तो कभी कभी होता है क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट कई सारी मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। अगर एग्जांपल के लिए विंडो में ग्लास लगे हुए होते हैं। ग्लास एक मटेरियल हुआ, वुड दूसरा मटेरियल हुआ और मेटल तीसरा मटेरियल हुआ। मेटल के रूप में जैसे कांटे वगैरह जो ये सब मेटल के बने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के अर्थात मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के आधार पर वस्तुओं का क्लासिफिकेशन देखिए किस प्रकार होता है। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट इट इज़ इसेंशियल टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हमें यह डिसाइड करने से पहले कि मटेरियल्स का यूज किस प्रकार के ऑब्जेक्ट के निर्माण में किया जाना चाहिए या किया जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि हमें मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के विषय में जानना अति आवश्यक है। मतलब मटेरियल के गुणों के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग कैन नॉट बी मेड ऑफ वुड सिंस वुड कैच फायर इजिली।
तो एग्जाम्पल के लिए यूटेंसिल जो है, बर्तन, खाने के जो बर्तन होते हैं, ये सभी वुड के नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वुड आसानी से फायर कैच कर लेता है। ओके, वुड में आसानी से आग लग जाती है, तो इसमें भोजन तैयार नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्लोथ्स वोर्न इन समर आर मेड अप ऑफ कॉटन विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड मेक यू फील कूल। तो जो क्लोथेस हम लोग समर सीजन में पहनते हैं वे सभी वे सभी कॉटन की बनी हुई होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉटन ऑब्जर्व करता है स्वेट्स को, पसीने को, और हम कूल फील करते हैं। ओके, तो इन सभी मटेरियल्स को बनाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट्स को बनाने से पहले उनके मटेरियल्स के विषय में जानना अति आवश्यक होता है। ओके, चलिए आगे है सम प्रॉपर्टीज और मटेरियल विच आर हेल्पफुल इन क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्कस बेलो। नीचे कुछ मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जिसके आधार पर वस्तुओं को क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट materials can be classified on the basis of their physical state into solid, liquid and gas। materials को क्लासीफाई किया जाता है जनरली 3 ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 भागों में बांटा जाता है मटेरियल को। ओके बच्चों, याद रहेगा मटेरियल्स कितने स्टेट में पाए जाते हैं? 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट जो सॉलिड है, इसके बारे में जानते हैं। इनका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इनका डिफिनिट होता है। इसके एग्जांपल में चेयर हो गए, स्पून हो गए। ओके, लिक्विड की बात की जाए तो ये टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसे लिक्विड को जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसका शेप ले लेते हैं, बट इनका वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल और वाटर। उसके बाद गैस की बात की जाए तो टेक्स अप ऑल द स्पेस दे गेट। मटेरियल्स का ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। यह किसी, जैसे कमरे का शेप ले सकते हैं, किसी ग्लास का शेप ले सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का शेप ये आसानी से ले सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल हैं एयर, स्मोक, etc। अब है एप्रियंसेस। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लाइक्स different from plastic, gold or aluminum. Some materials like metal have a shine. They are lustrous. Some materials like wood and jute do not have shine. They are non-lustrous. It means बच्चों प्रतीत होना, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं। एग्जांपल के लिए वुड जो है वह डिफरेंट दिखता है प्लास्टिक से, गोल्ड डिफरेंट वुड जो है वह डिफरेंट है प्लास्टिक से। उसके बाद गोल्ड और एल्युमिनियम से भी डिफरेंस है। इसके बाद सब मटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल जैसे मेटल, ये शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनमें लस्ट्रस होते हैं। वहीं वुड और जूट जो है ये शाइन नहीं करते हैं, इनमें कोई लस्ट्रस नहीं होते हैं। ओके, some metals like silver and copper lose their luster when they come in contact with air and moisture and appear dull after some time। कुछ मेटल्स जैसे कि सिल्वर और कॉपर यह अपना लस्टर खो देते हैं इन्हें बिकॉज जब ये मॉइस्ट एयर में रहते हैं तो इनके सतह पर एक ब्राउनिश कलर का पदार्थ बैठ जाता है जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, हिंदी में जंग कहते हैं। ओके, तीसरा है हार्डनेस, कठोरता। सम मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कट इजली, दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो आसानी से न तो दबाए जा सकते हैं न ही काटे जा सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है हार्ड मटेरियल्स। ओके, एग्जांपल के लिए वुड, ग्लास, मेटल एंड स्टोन, ये सभी हार्ड मटेरियल हैं। सम मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड कट इजली। कुछ पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, काटा जा सकता है, इन्हें कहा जाता है सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जांपल के लिए कॉटन, मेल्टेड वैक्स और स्पॉन्ज, ये सभी सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। और हार्डर सबस्टांस कैन स्क्रैच और कट सॉफ्ट सबस्टांस, मतलब हार्ड सबस्टांस जो होते हैं वह हार्ड पदार्थ, जो मजबूत पदार्थ होते हैं वह
सॉफ्ट पदार्थों को स्क्रैच कर सकते हैं, काट सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायमंड कट ग्लास। डायमंड एक हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल है जो ग्लास को काट सकता है, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल है। ओके, अगला है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स होता है घुलनशीलता। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज मैनी थिंग्स डिजॉल्व इन इट। देखो बच्चों, वाटर को कहा गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? तो बिकॉज वाटर जो होता है यह अपने में बहुत सारी चीज़ों को घुला लेता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, द टेंडेंसी ऑफ सबस्टांस टू डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब यहाँ पर जो टर्म है सोल्यूबिलिटी, ये क्या होता है? तो किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुल जाने का जो टेंडेंसी होता है उसे कहा जाता है सोल्यूबिलिटी। क्या कहा जाता है बच्चों? सोल्यूबिलिटी कहा जाता है। सब सबस्टांसेस डिजॉल्व और मिक्स कम्प्लीटली इन वाटर। कुछ सबस्टांस जो होते हैं वह कम्प्लीटली पूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं और घुल जाते हैं वाटर में। ऐसे सबस्टांस को कहा जाता है सोल्यूबल इन वाटर। दे आर कॉल्ड सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल के लिए शुगर, साल्ट, ऑक्सीजन गैस आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब शुगर, साल्ट और ऑक्सीजन ये वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सोल्यूबल सबस्टांस। और इनमें जो टेंडेंसी पाई जाती है वाटर में घुलने की, तो ये कहलाती है सोल्यूबिलिटी। ओके, some substances do not dissolve or mix in water, they are said to be insoluble in water, for example chalk powder and sand। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, इसे कहा जाता है इंसोल्यूबल सबस्टांस। एग्जांपल के लिए चौक, जैसे चौक है ये वाटर में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। ओके, उसके बाद चौक और सैंड ये भी घुलते नहीं हैं, तो ये सभी इंसोल्यूबल सबस्टांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट है सम लिक्विड्स आर सोल्यूबल इन वाटर वाइल सम आर इनसोल्यूबल। कुछ लिक्विड जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। लिक्विड की अगर बात की जाए तो विनेगर, लाइम जूस दैट गेट मिक्सड विथ वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। तो बच्चों होता क्या है कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो इनसोल्यूबल हैं। जैसे लिक्विड की बात की जाए तो विनेगर, लाइम जूस और ये सभी आसानी से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मिसिबल लिक्विड्स। क्या कहा जाता है बच्चों? मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। और अगला है लिक्विड्स लाइक पेट्रोल, एडिबल ऑयल, जैसे सरसों का तेल हम लोग जो खाने में यूज़ करते हैं, विच डू नॉट गेट मिक्स विथ वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल सबस्टांसेस। तो पेट्रोल और एडिबल ऑयल जो होते हैं यह वाटर में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म separate layer when they are kept undisturbed of some times। अगर एडिबल ऑयल और पेट्रोल, केरोसिन, इन सभी को अगर जल में बिना डिस्टर्ब किए कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो ये वाटर के सरफेस पर अपना एक लेयर बना लेते हैं। ओके, ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर है बच्चों? Some gases like oxygen and carbon dioxide are soluble in water. Oxygen dissolved in water helps aquatic animals to breathe in. Carbon dioxide dissolved in water is used by plant living in water for photosynthesis। तो बच्चों ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। तो जब ऑक्सीजन वाटर में सोल्यूबल होती हैं तो इससे क्या होता है कि मरीन लाइफ जो भी हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के रूप में जब वे ब्रीदिंग करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, यह अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वायु में जो जल में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इसे लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है देयर आर सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड मीथेन दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वहीं कुछ ऐसी गैसें हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। नाइट्रोजन, मीथेन, ये दोनों गैसें वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। ओके, चलिए पांचवा है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व।
चलिए, अ मटेरियल फ्लोट और सिंक इन वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ डेंस इट इज़। बच्चों, अगर हम 2 बीकर ले और उसमें कुछ ऐसे पदार्थों को डालने के बाद ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसी पदार्थें होती हैं जो पानी में पूर्ण रूप से डूब जाती हैं और कुछ पानी के सरफेस पर तैरती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डेंसिटी की वजह से। जो वस्तु ज़्यादा डेंस होगा, घना होगा, वह डूब जाएगा, और जो लेस डेंस होगा वह वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेगा, तैरेगा। इफ़ अ मटेरियल इज़ डेंस देन वाटर इट विल सिंक इन इट। अगर मटेरियल वाटर से ज़्यादा डेंस है, घना है, तो वह पानी में आसानी से डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन एंड अ मेटल क्वाइन सिंक इन वाटर। जिस एग्जाम्पल के लिए एक स्टोन और एक क्वाइन ले लेंगे मेटल का, तो इसे अगर हम पानी के सरफेस रखेंगे तो ये डूब जाएगा, बिकॉज इनका जो डेंसिटी है वह वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। ओके, बट इफ अ मटेरियल इज लेस डेंस देन वाटर इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बट अगर मटेरियल का जो डेंसिटी है वह लेस डेंस है वाटर से, तो क्या होगा कि वह वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेगा, तैरेगा, वह डूबेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए ऑयल एंड लीफ फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज बोथ आर लेस डेंस देन वाटर। तो बच्चों, वाटर और लीफ ये दोनों वाटर से ऑयल एंड लीफ ये दोनों वाटर से लेस डेंस हैं, इसकी वजह से ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। अगला है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ द सेम एज दैट ऑफ वाटर इट विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और अगर वाटर का और मटेरियल का डेंसिटी इक्वल है तो फिर वह वाटर के सरफेस के थोड़ा सा नीचे ये फ्लोट करेगा, बट ये डूबेगा नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो बच्चों, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे वस्तुओं को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, द ऑब्जेक्ट दैट एलो द लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को पूर्ण रूप से गुजरने देती है उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देती हैं, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। सम सबस्टांस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू एलो लाइट टू पास थ्रू देम। तो ऑब्जेक्ट को बांटा गया है उनसे होकर जाने वाले लाइट के आधार पर। ओके, सम मटेरियल्स लाइक ग्लास, वाटर, एक्राइलिक शीट एलो लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो बच्चों, वाटर, ग्लास, एक्राइलिक शीट ये सभी अपने में से होकर लाइट को पूर्ण रूप से पास होने देते हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, द प्रॉपर्टी बाय विच दिस मटेरियल्स एलो द लाइट टू पास थ्रू देम टोटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो वह गुण जिसके कारण मटेरियल्स एलो करते हैं अपने में से होकर लाइट को पूर्ण रूपेण पास करने के लिए, उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ओके, अगला है, सम मटेरियल्स लाइक थिन मसलिन क्लॉथ, बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास एलो लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। तो बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से लाइट के कुछ ही अंश को पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ओके, अगला है, सम मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल प्लेट डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, दीज आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। तो वहीं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है ओपेक मटेरियल्स। एग्जाम्पल के लिए वुड, पेपर, कार्डबोर्ड ये सभी ओपेक मटेरियल्स हैं। ओके दिन बच्चों, आपका लेसन 5 भी फिनिश हुआ और मैं इस लेसन का वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। आप उसका सॉल्यूशन ग्रुप में सबमिट कर देंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं।
तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।